ठीक है, लिखिएगा इसमें। पहले एक लाइन नोट करो, एनर्जी स्टोर्ड इन क्या लिखना है इंडक्टर में। लेट आई द करेंट थ्रू, बात बंद करो और लिख लो धीरे से। लेट आई बी द करेंट थ्रू, लेट आई बी द करेंट थ्रू द इंडक्टर एल, इंडक्टर एल at any instant, at any instant t, small t, the current rise at the rate of, the current rise at the rate of di by dt, di by dt. So the induced EMF, so the induced EMF लिखना है ऐसे। इंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ तो शायद पढ़े ही हो, -L di by dt लिख सकते हैं क्या? यही होता है ना। तो अगर करंट आई चल रहा है और वो करंट बार बार चेंज हो रहा है, राइज कर रहा है, राइज का मतलब जरूरी नहीं कि बढ़ना ही, बढ़ भी रहा होगा, घट भी रहा होगा, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो उसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू -L di by dt। ठीक है, अब फिर इसके नीचे वाली लाइन में लिखना, ये लिखने के बाद इक्वेशन 1 बना लो। द वर्क डन अगेंस्ट, इसके नीचे लिखना, द वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, द वर्क डन अगेंस्ट अ इंड्यूस ईएमएफ इन अ टाइम t, स्मॉल टाइम लिखना, स्मॉल टाइम dt, t नहीं dt, स्मॉल टाइम dt। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन सर होगा, क्या लिखे हो कि अगर ये ईएमएफ इतना इंड्यूस हुआ है तो कितना वर्क डन होगा अगर टाइम इंटरवल स्मॉल रखा जाए। तो सर वर्क डन के लिए हम क्या P इंटू डी टी लिख सकते हैं, पावर जो भी रहा होगा उसका, अरे पावर इंटू टाइम, क्या वर्क डन हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है ना पावर निकालते हैं तो क्या एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन निकालेंगे तो क्या P इंटू टी हो जाएगा, तो P इंटू डी टी लिख दिया। अच्छा सर P कितना होता है? तो ध्यान से देखिए P अगर हम बात करें पावर होगा सर्किट का तो हम क्या इसको E इंटू आई लिख सकते हैं। अरे पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है, तो V की जगह पे हम क्या E लिख सकते हैं। EMF जो भी है हमारा इस सर्किट में EMF इंड्यूस हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ, E इंटू आई, इंटू में क्या हो जाएगा dt। ठीक है, ये वर्क डन हुआ। अब एक बात देखो, क्या वर्क डन में E की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, कितना EMF इंड्यूस हो रहा है इंडक्टर के अंदर, उठा के रख दो। अच्छा हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्यों लेते थे, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका ये क्या करता है, अपोज करता है, तो इससे लेने का कोई मतलब है नहीं। माइनस अगर ले रहे हो तो माइनस में ही लिखोगे, सब कोई दिक्कत नहीं है। बट हम इसको पॉजिटिव अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, L di बाई कितना हो जाएगा dt, और इंटू में I और इंटू में dt, क्या यही होगा? ध्यान से देखिए dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या कितना बच जाएगा, W इज इक्वल टू L इंटू आई इंटू में di, क्या यही वर्क डन है? अब ये वर्क डन स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, अगर हमें पूरे टाइम इंटरवल के लिए वर्क डन चाहिए तो जो वर्क डन मिलेगा क्या वो टोटल मिलेगा। तो भाई जो स्मॉल टाइम के लिए वर्क डन आपने निकाला है क्या वो वर्क डन भी स्मॉल रहा होगा, dw, क्योंकि हमने dt टाइम के लिए निकाला है। अगर पूरे टाइम इंटरवल के लिए हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट करूंगा तो L I इंटू में कितना हो जाएगा di, L कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा I इंटू में di, I का इंटीग्रेशन कितना होता है, I स्क्वायर बाई क्या 2 हो जाएगा,
और डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। यही वर्क डन एनर्जी होगी जो इंडक्टर के अंदर होगी, जिसका फॉर्मूला कितना आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। नोट कर लो, बस यही एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर। वर्क डन ही एनर्जी है, जो वर्क डन स्टोर कर रहा था वही एनर्जी है। ठीक है, नोट करिए इसको। सेम कैपेसिटर की तरह ही हुआ है जैसे कैपेसिटर पढ़े हो, बात नहीं, नोट करो मुंह बंद करके। हो गया? इसके बाद इसके नीचे लिखना एवरेज पावर, एवरेज पावर इन अ इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर एवरेज पावर जो होता है पी एवरेज, वो हमेशा क्या होगा, जीरो, कॉस फाई की वैल्यू की वजह से। अगर हम देखें पावर फैक्टर की वजह से, तो पावर फैक्टर हमेशा जीरो होगा। जैसे आपने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिराइव किया है, यहाँ पे डिराइव ना करके लिख लीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो U इज इक्वल टू क्या, हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं, और पावर एवरेज इसका भी कितना होता है, जीरो। ठीक है। अच्छा, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में सर क्या होगा, ये अगला हेडिंग है, अगले हेडिंग में क्या बोलेंगे, रजिस्टर की बात करेंगे। क्या रजिस्टर में एनर्जी स्टोर्ड होगा, जैसे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ है हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ है हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों का एवरेज पावर कितना होता है, जीरो होता है। क्या कैपेसिटर और इंडक्टर की तरह रजिस्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड होगा, नहीं, रजिस्टर में एनर्जी कोई स्टोर्ड नहीं होता है। रजिस्टर जैसे क्यों नहीं स्टोर्ड होता है, पहले ध्यान से समझो। इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं ये कंडक्टर से ही बने पार्ट हैं, कंडक्टर से ही बनाया गया है, बट स्पेशल टाइप के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वायर इंडक्टर बना है तो उसके अंदर खुद का रेजिस्टेंस तो होगा ही, उसका खुद का वायर से ही तो बना होगा। कोई भी वायर सिंपल लोगे तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो रजिस्टर कभी एनर्जी नहीं स्टोर करता। हाँ, रजिस्टर में पावर हो सकता है, वो पावर डिलीवर कर सकता है। जैसे इनका एवरेज पावर जीरो है तो रजिस्टर में एवरेज पावर जीरो नहीं होता है। तो हम केवल रजिस्टर के लिए एनर्जी स्टोर की बात नहीं करेंगे, हम लिखेंगे एवरेज पावर इन अ रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर एवरेज पावर कितना होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। अगर तुम रजिस्टर ले रहे हो तो रजिस्टर के केस में सिंपल एवरेज पावर अगर लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो इसमें सर क्या होगा, तो P इज इक्वल टू भी, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, भी आर एम एस रख दीजिए, भी स्क्वायर बाई आर। पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, बस वही फॉर्मूला पावर का, एवरेज पावर का कहलाएगा। इसको आई के टर्म में भी लिखना है तो आई के टर्म में भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। इसमें एवरेज पावर जीरो नहीं होता है, देख लीजिए, बाकी इन सब में जीरो होगा। ये बात याद रखना है कि कैपेसिटर में और इंडक्टर में पावर जीरो होगा, बाकी एवरेज पावर रजिस्टर के अंदर सिंपल P इज इक्वल टू भी इंटू आई से निकाला गया है, भी स्क्वायर बाई आर करके नोट कर सकते हो।
क्वेश्चन कराए थे ना आपको, जितने भी आपने टॉपिक पढ़ लिए लगभग क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। चलो एक एनर्जी का क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिया है ये? लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द करेंट इन अ, लिख दे रहा हूं, द करेंट इन अ coil of a self inductance to Henry is increasing according to, बात नहीं भाई, I is equal to 2 sin t स्क्वायर, इंक्रीज ऐसे कर रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी spent during the current change from 0 to 2 एम्पियर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। बोला है द करेंट इन अ कॉइल ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी इज इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू आई इज इक्वल टू 2 साइन टी स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग द करेंट चेंज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। 0 से 2 एम्पियर अगर करेंट चेंज हो रहा है तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा या स्पेंड करेगा ये इंडक्टर या सेल्फ इंडक्टेंस जो लगा है 2 हेनरी का, बताइए। सॉल्व करिए इसको, बताइए आंसर कितना होगा। फिर बात क्वेश्चन का आंसर बताना है ना। आया किसी का कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में करोगे क्या? नहीं। ऑप्शन देता हूं, एक बार देखो क्या ऐसे आएगा। ऑप्शन देता हूं, चार जूल आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, बात बंद कर लो। वहाँ पे देखो जो फॉर्मूला लिखा गया है U एनर्जी इंडक्टेंस का, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का, वो है ½ Li² लिखा है। बात सुनो, ये जो तुमने इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन भी आपने पढ़े होंगे, दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। मतलब एक में लिमिट डिफाइंड होती है और एक में लिमिट डिफाइंड नहीं होती है। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसमें लिमिट डिफाइन इसीलिए नहीं किया था। किसके टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो? करंट DI के टर्म में। क्या यहाँ दिया है करंट 0 से बढ़ के कितना हो रहा है? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब अगर इसके लिए तुम सॉल्व करोगे, बात नहीं, ध्यान से देखो, तो तुम इसी फॉर्मूले को जहाँ पे तुम लिखे हो इसी को थोड़ा सा सही कर लो। इसको भी तुम इंटीग्रेट करोगे तो करंट 0 से बढ़ता है और कहाँ तक जाता है? I0। क्या मैक्सिमम ही तो जाएगा? तो 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हो इसको? I0। तो इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट इसका I 0 से लेके I0। अब लिमिट पुट करेंगे तो केवल क्या I0 आएगा, क्योंकि 0 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना भाई। अरे ऐसे लिमिट पुट किया होगा आपने तो 0 और यहाँ क्या पुट किया होगा? I0।
तो जीरो वाले में तो जीरो हो गया होगा, बस क्या बचा होगा आई नॉट। तो सर यहाँ पे क्या आया होगा, अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास फॉर्मूले में आया होगा कितना, आई नॉट का स्क्वायर आया है क्या। तो बस u इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। आई नॉट उसमें जरूर लिखना है, क्यों, क्योंकि अब देखो तुम्हें करंट दे दिया है, ये करंट अगर ये दिया है तो क्या इसमें यही आई नॉट है क्या, अरे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन समथिंग होता है, तो क्या आई नॉट यही है क्या, बस रख दो अब फॉर्मूले में, खत्म। 1/2 एल की वैल्यू कितनी है, और आई नॉट मैक्सिमम जा भी देखो कितने एम्पियर तक रहा है, 2, मतलब यही आई नॉट है, हो जाएगा। फॉर्मूले में वहाँ मेंशन कर लेना आई नॉट होगा। मैं मेंशन इसलिए नहीं किया हूँ, आप जरूरी नहीं है, देखो क्या है यहाँ पे इक्वेशन दिया था तब तो 2 यहाँ से मिल गया, अगर नहीं दिया है तो क्या लिमिट लगा के करेंगे, लिमिट लगा के करेंगे तो यहाँ से ही आपका फॉर्मूला बनना तय है कि dw इज इक्वल टू एल आई डी आई, इंटीग्रेशन कर दो जहाँ से जहाँ तक दिया है, जीरो से लेके जहाँ तक पूछ रहा है। वैसे तो इस क्वेश्चन में 0 से 2 एम्पियर दिया था, मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है, और इक्वेशन से भी हमें आई नॉट कितना एम्पियर का दिख रहा था, 2 एम्पियर का, तो दोनों जगह से सेटिस्फाइड था, तो मैंने यहाँ से रख दिया, जहाँ से मन करे इससे रख लो या लिमिट से रख लो, तो लिमिट से ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट वहीं से मैंने रख दिया। लिखता हूँ क्वेश्चन एक और, लिखिए 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर a 100 microfarad capacitor is charged with 50 volt supply, then a source supply is removed, source supply is removed, source supply is removed, and the capacitor is connected, and capacitor is connected across an inductance. As a result of which 5 ampere current flow through the inductance, calculate the value of इंडक्टेंस। क्वेश्चन पढ़ के समझो, अच्छा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ के पहले समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बताओ भाई, हो जाएगा, समझ में आया क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोल रहा है, सुनो बात, सुनो इधर,
एक 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, चार्ज किया जा रहा है 50 वोल्ट से, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। बैटरी से इसको जोड़ देंगे, बैटरी से जब जोड़ेंगे, ठीक है चेक कर, मैंने 50 वोल्ट की बैटरी से इस कैपेसिटर को जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद से ये चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, इसमें लगा हुआ जो कंडेंसर है वही कैपेसिटर है, इसको एक बार चार्ज कर लिए तो चार्ज रहेगा जब तक उसको डिस्चार्ज ना करो। तो चार्ज हो गया है कैपेसिटर। अब बोल रहा है सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड, हटा दिया है 50 वोल्ट, ठीक है। कनेक्टेड टू ए क्रॉस इंडक्टर, अब इसको किससे कनेक्ट कर दिया? इंडक्टर से। ध्यान से देखो, सर्किट ओपन हो गया था और जैसे ही तुम इंडक्टर से कनेक्ट करोगे क्या फिर सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब ये जितना चार्ज था, कैपेसिटर जितना चार्ज था, क्या अपनी सारी एनर्जी एक ही बार में डिस्चार्ज कर देता है? तो वो किसको सारी एनर्जी उठा के दे देगा? इंडक्टर को। इंडक्टर को देगा। अब इंडक्टर को देगा तो इंडक्टर में क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। कितने का करंट देखने को मिला? 5 एम्पियर। तो बताइए इंडक्टेंस इसका कितना रहा होगा? तो सर सारी एनर्जी इसने इसको दे दी, तो इसके पास जितनी एनर्जी थी क्या इसकी एनर्जी के बराबर हो गई? तो बस ख़त्म हो गया खेल। हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। लगा दीजिए। सी पता है, भी पता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, आई पता है, एल निकल जाएगा, एल निकालना है। देन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? सी वी स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर। बताओ कितना आ रहा है? ठीक, सी वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। 10 के पावर क्या बोल रहे हो भाई? चेक कर लेने दो। ठीक है, 0.01 हेनरी आ रहा है। ठीक है, सही है ना भाई? 100 इंटू 10 टू दी पावर -6, भी की वैल्यू कितनी है? 50 है, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। करंट 5 का है, 2 बार लिख दीजिए। 5 से 1 5, 5 से 1 5 कैंसिल हो गया सर। 2 3 4, 10 का पावर -2, 0.01 हेनरी इज द आंसर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रांसफार्मर। हाँ, अब पढ़ लो, ख़त्म कर दो तो नहीं रहेगा, क्या करना है? हेडिंग डालिए ट्रांसफार्मर। बात नहीं, और हेडिंग डालो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से भी, और न्यूमेरिकल अगर देखा जाए बोर्ड में थ्योरी भी आती है, और थ्योरी इम्पोर्टेंट है इसकी ट्रांसफार्मर में, और न्यूमेरिकल भी इससे आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होते हैं। एक सिंपल सा एक रेशियो का एक फार्मूला बनेगा, उसी फार्मूले से न्यूमेरिकल बनता है। बट न्यूमेरिकल से ज़्यादा बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो एकदम अच्छे से हेडिंग डाल के हर एक चीज़ को लिखेंगे, नोट बनाएंगे। हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसफार्मर। अब पहले हमें ये बताइए, सुनिए थोड़ा ध्यान से देखिए, होता क्या है ट्रांसफार्मर में भी सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर देखो, अभी कई तरह से बात किया जाए तो ट्रांसफार्मर कई तरीक़ों का होता है। जो घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ दो ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो पूरा पैक्ड है, एक लोहे के उससे पैक्ड है। अगर ट्रांसफार्मर आप उठा के देख रहे हो तो किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर की बात करो, जैसे एसी के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा है, टीवी के अंदर लगा है। हर एक चीज़, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस हैं जो ज़्यादा वोल्टेज पे वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर हम इस ट्रांसफार्मर लगाते हैं। थोड़े से अच्छे इक्विपमेंट के पास जाएं, जैसे स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर एक अच्छे उसमें दिखेगा, जिससे हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ट्रांसफार्मर में मेनली लगाया क्यों जाता है, और ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है, मतलब और ये कैसे वर्क करता है, पूरी कहानी इसी बात पे डिपेंड करेगी। हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जो बना रहे हैं, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एक कोर होता है, इसको हम कोर कहते हैं। ये किसी
एलॉय का बना होता है। कोर, कोर का मतलब है कि जैसे आपने कॉपर ले लिया, कॉपर की प्लेट कोई मिक्सअप करके एलॉय से, और उस एक प्लेट को दूसरे प्लेट से चिपकाते गए हो, लेमिनेट कर दिए हो, और फिर उसको इतना मोटा बना लिया है, और बीच में ऐसे ही वो गैपिंग रहेगा। गैपिंग क्यों दी जाती है? क्योंकि हमें इसके दोनों तरफ बाइंडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एक अलग बाइंडिंग होगी, यहाँ पे एक अलग बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग मतलब एक पतले से कॉपर के वायर को लेके उस पर बार बार ऐसे टर्न किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं टर्न बना दूंगा। अगर मैं ऐसे इस पे टर्न बनाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे बना लीजिए, कुछ यूं टर्न इस पे बना हुआ है। यहाँ से 1 और 2 ये कनेक्शन के लिए ऐसे वायर इसमें से निकाल दिए जाएंगे। बाकी टर्न एक इधर भी होगा, एक टर्न इधर भी होगा। अगर हम इधर वाले टर्न को देखें तो ये भी कुछ ऐसे ही दिखेगा। ये टर्न हमने यहाँ पे भी बना दी, और यहाँ से और यहाँ से हमने वायर के कनेक्शन के लिए पॉइंट निकाल लिए हैं। ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, इन टर्मिनल को हम इनपुट और आउटपुट कहते हैं। जैसे मान लो तुम स्टेबलाइज़र सबने देखा है। स्टेबलाइज़र अगर नहीं देखे हो तो स्टेबलाइज़र मैं बता देता हूँ। वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए घर में या किसी भी अप्लायंस में लगता है। तो स्टेबलाइज़र के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेन सप्लाई आ रही है, बात समझना, बहुत लोग को कई चीज़ों का इसका नॉलेज नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। जिनको पता है वो तो अच्छी बात है। मेन सप्लाई का मतलब है घर में जो लाइट आ रही है वो मेन सप्लाई है। अब तुमको मान लो ये एसी चलाना है तो इसमें तुम स्टेबलाइज़र लगाओगे। अभी तो ये डायरेक्ट लग गया है, बट इसमें तुम क्या लगाओगे? स्टेबलाइज़र लगाओगे। तो तुम मेन सप्लाई को पहले ला के किस में दोगे? स्टेबलाइज़र में दोगे। समझ गए? तो स्टेबलाइज़र में दोगे तो किस पोर्ट से कनेक्ट होगा? इस वाले पोर्ट से। तुमने इसको क्या दे दिया? इनपुट। क्या दे दिया? इनपुट दे दिया। इसके इस कॉइल में कनेक्ट हो गया। जब ये ट्रांसफार्मर वर्क करने लगेगा तो फिर उसी स्टेबलाइज़र से फिर एक कनेक्शन निकालोगे और उसमें एसी को लगा दोगे। तो एसी अब लग गया तो क्या एसी तुम्हारा आउटपुट हो गया? ये आउटपुट वाला टर्मिनल है। मतलब हमारे पास 2 टर्मिनल होंगे, एक मेन सप्लाई आएगी, उसको हम स्टेबलाइज़र में लगा दिए, और फिर इधर एक प्लग लगा होगा, उस प्लग में एसी को मैंने लगा दिया। तो क्या इधर से आउटपुट हो गया और इधर से क्या हो गया? इनपुट हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें आपने क्या क्या यूज अभी किया है देख लो। कुछ बेसिक चीज़ें बस यही है, कंस्ट्रक्शन में यही है, यही ट्रांसफार्मर है, बस इतना ही बनाना है आपको पेपर में। क्या हमने यूज़ किया है? कोर। कोर कैसा कोर होता है? लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड मतलब एक दूसरे से चिपका तो होता है, मगर इसको लेमिनेशन कर दिया जाता है अच्छे से। उसके बाद से हमने इसमें एक कॉइल इधर टर्न आउट कर दिया, एक इधर कर दिया। ये जो रैपिंग कॉइल दिख रही है इसको हम इनपुट बोल दिए, इसको हम आउटपुट बोल दिए। जो इधर दिखता है पहले जिसमें इनपुट आपने दिया है, इस कॉइल का नाम होता है प्राइमरी कॉइल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कॉइल। और जिससे आउटपुट निकाला जाता है उसको कौन सा कॉइल कहा जाता है? सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। बस इन कॉइल का नाम इनपुट आउटपुट की जगह पे क्या याद रखना है? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखो सारा का सारा खेल इन्हीं कॉइल का ही होता है और कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर में कुछ और होता ही नहीं है, बस यही कॉइल है। अगर ट्रांसफार्मर जलने का मतलब क्या है? यही कॉइल ब्रेक हो जाती है। ये जो सिंपल ट्रांसफार्मर देख रहे हो, स्टेबलाइज़र की बात कर रहा हूँ। अब तुम सोच रहे हो जो घर के बाहर लगा है सर उसमें कुछ है ही नहीं, बस यही है। हाँ यही है मेन, मगर उसके अंदर ऑयल डाला जाता है और भी चीज़ें हैं। मतलब उसको वर्किंग के लिए कंडीशन बनाना पड़ता है। मतलब जो भी ट्रांसफार्मर बाहर लगा है उसमें भी पूरा सिस्टम यही है। 2 मेन कॉइल होते हैं, वही चलते हैं, सारी कहानी यही करती है। मगर उनका पता है कि वो वर्किंग क्या है। जैसे स्टेबलाइज़र है, एसी है, तो तुम बहुत दिन थोड़े चलाओगे, 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा चला रहे हो। मगर क्या वहाँ पे 24 आवर्स ऊपर से इतने ज़्यादा लोड्स हैं, पूरा घर पूरा कॉलोनी यहीं से कनेक्शन लिया है बाहर,
तो उसको वर्क करना है, गर्म ना हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम ना हो, उसको कंडीशन लायक बनाने के लिए उसमें और भी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है। मगर मेन कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का मेन कंस्ट्रक्शन यही है, चाहे वो घर के बाहर वाला हो चाहे अंदर हो। अब उसमें भी एक प्राइमरी क्वाइल होती है और एक सेकेंडरी क्वाइल होती है। सारा खेल इसी क्वाइल का है। तो इस क्वाइल में जो यहाँ पे टर्न दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, इस टर्न को हम N1 नाम दे देते हैं। N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न किस तरफ? फर्स्ट मतलब क्या? प्राइमरी की तरफ है क्या? तो हम क्या इसको NP बोल सकते हैं? ध्यान से समझना, बुक में हो सकता है N1 लिख दे, तो N1 का मतलब प्राइमरी वाले की तरफ। और इधर कितने टर्न है? तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हजारों हो सकते हैं टर्न। अभी तो मैंने 7 ही बनाए हैं, तो इधर वाले टर्न को हम क्या देंगे? N2 दे देंगे, या हम इसी को क्या बोल देंगे? सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न। तो समझ रहे हो N1 N2 क्या है? हम इसको N1 लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? NP। क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ टर्न इन अ प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न कितना है? सिमिलरली एक को N2 और एक को क्या NS बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी क्वाइल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो थोड़ा, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, बस इतना ही है कंस्ट्रक्शन, तो एक पार्ट खत्म हो गया। वर्किंग समझने से पहले बस तुम्हें एक चीज़ समझना है, इसमें एक रेशियो हम बनाते हैं, वहीं से वर्किंग होती है। मगर मैं आपको बेसिकली बस ऐसे समझा दे रहा हूँ। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर का नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप होगा और एक कौन सा होगा? स्टेप डाउन। सर 2 तरह के ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ध्यान से समझिएगा, ये TF मतलब ट्रांसफार्मर है, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सर स्टेप अप का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्टेप अप करेगा, क्या वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा? यस, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को क्या कर देता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। मतलब गांव में या कहीं ऐसी एरिया में रह रहे हैं आप जहां पे वोल्टेज कम आ रहा है, तो वहां पे घर के अंदर हम एक स्टेबलाइज़र लगा देंगे और उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और वो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप। वो हमेशा वोल्टेज को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। वोल्टेज आ रहा है 110, तो उसको बढ़ा के 180 कर देगा। जैसे AC के अंदर आप ट्रांसफार्मर देखते हो, वो तो दोनों ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज कम आएगा तो MCB ट्रिप हो जाएगी, वर्क ही नहीं करेगा, और कम आएगा तो भी, बहुत कम आएगा तो नहीं चलेगा। मगर अगर मान के चलते हैं हम कि 180 चाहिए इस AC को चलाने के लिए, 180 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, और घर में 130 आ रहा है, तो आप जब भी स्टेबलाइज़र खरीदने जाओगे तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, तो आप बोलोगे कि भैया हम 110 वोल्ट देखे हैं, 120 वोल्ट देखे हैं, मान के चलिए 150 वोल्ट देखे हैं। अगर आपके मतलब यहाँ का दुकानदार होगा तो वो पूछेगा कि किस जगह पे आप रहते हैं, तो आप जैसे बोल दिए आप राघव नगर में रहते हैं, तो वो कहेगा राघव नगर में, उसको पता होगा कि राघव नगर में वोल्टेज 150 आता होगा, शहर है, शहर का इलाका है, तो 150 से कम तो नहीं होता होगा, तो 150 आता होगा, तो वो आपको एक ट्रांसफार्मर दे देगा। और वो, अभी बस सुनो, मैं बात बता रहा हूँ, इन चीज़ों से बात यही समझनी है। तो वो तुम्हें ट्रांसफार्मर दे देगा, और ट्रांसफार्मर का दाम होगा सपोज दैट 4500 रुपये होगा AC चलाने के लिए, दे दिया। अगर तुम कहते कि मैं रहता हूँ कहीं गाँव में, तो वो तुमको एक स्टेबलाइज़र देगा, और वो जो स्टेबलाइज़र देगा उसका दाम होगा 9000 रुपये। क्यों दिया? आपको अगर नहीं नॉलेज होगा तो आप तो सोचोगे भाई क्यों आप राघव नगर में रह रहे हैं तो सस्ता दे दिए हैं, गांव में रह रहे हैं तो क्यों महंगा आप दे रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? तो मुद्दा बस ये है, उसको पता है कि गांव में रह रहे हैं आप, तो वोल्टेज जाहिर सी बात है रूरल एरिया में कम आता है। वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो वो आपसे बिना पूछे
90 या 100 वोल्ट पे बना हुआ ट्रांसफार्मर का स्टेबलाइजर दे देगा कि आपके घर में अगर 90 वोल्ट भी आ रहा होगा तो वो बढ़ा के 180 कर देगा। समझ रहे हो इतनी बात? 90 आ रहा है तो उसको 180 कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या ट्रांसफार्मर में या पूरे उसके कॉस्टिंग में खर्चा बढ़ा होगा, तभी तो दाम बढ़ा है। तो ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि 90 वोल्ट वाला आपको ट्रांसफार्मर दिया है वो, या 100 वोल्ट, मान लो 100 वोल्ट वाला, 100 वोल्ट से बढ़ा के 180 वोल्ट करने वाला ये दिया है आपको, तो इसलिए कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि कॉस्टिंग बढ़ गई है सर? तो सारा खेल मैंने बोला स्टेबलाइजर के अंदर सारा खेल होता है किसका? ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर में भी सारा खेल किसका होता है? बाइंडिंग का। अब बाइंडिंग किससे होती है? कॉपर के वायर से। कॉपर का वायर मिलता है बहुत महंगा, खरीदने अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, उसमें एक ऐसा वायर होता है जो एक वायर निकाल के बहुत सारे हजारों लाखों टर्न बनाए गए होते हैं। तो मेहनत भी लगा है भाई। अगर 20 टर्न लगाने हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसे लपेट दिया। अब मान लो हमको 10,000 टर्न लगाने, तो हाथ से तो लगाएगा नहीं, वो बैठ के मशीन से बाइंडिंग किया होगा, तो खर्चा तो बढ़ा है। तो जब खर्चा बढ़ा है तो जाहिर सी बात है दाम तो बढ़ाएगा वो। क्लियर है इतनी बात? तो अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम आप यहाँ पे देख रहे हो, वोल्टेज को बढ़ाना है। उसी तरह स्टेप डाउन का काम क्या हो जाएगा? वोल्टेज को घटाने का काम करेगा। कहीं कहीं पे ऐसा भी हो जाएगा, अभी बताते हैं कहाँ पे ऐसा होता है। कहीं कहीं पे ऐसा होगा वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है, उसको घटा दिया जाता है। तो घटाने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं? स्टेप डाउन। क्लियर है? अब सुनो, मैं बोला था कि क्यों कॉस्टिंग महंगी पड़ी। तो वोल्टेज जब भी बढ़ाना होगा और वोल्टेज जब भी घटाना होगा तो तुम्हें बस पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है? वोल्टेज बढ़ाना है तो एक बात सुनो, इधर ध्यान से सुनो। स्टेप अप अगर तुम्हें बनाना है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे मतलब किधर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे? आउटपुट साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और इधर जितना था उतना ही रहने दो। ध्यान से देख के बताओ, क्या ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? हाँ, क्योंकि इसमें प्राइमरी में कितने टर्न हैं? 1 2 3 4 5, जबकि सेकेंडरी में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या यहाँ वोल्टेज बढ़ा के ही देगा हमेशा? क्यों दे रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन अ प्राइमरी कॉइल। क्लियर है इतनी बात? मतलब अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको किधर का टर्न इंक्रीज करना पड़ेगा? सेकेंडरी कॉइल का। क्या ये बात समझे हो? क्लियर है इतनी बात? बस यही है खेल। और अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो हमेशा आउटपुट से ही तो सारा खेल होगा। यहीं तो आप जोड़ रहे हो, हमें वोल्टेज कम चाहिए भाई। आ रहा है 10,000 का, मगर मुझे वोल्टेज चाहिए बस 120। तो क्या मैं इधर का टर्न जिधर आ रहा है उधर कितना है? 10,000 वोल्ट, और इधर चाहिए बस कितना? 100। तो क्या जिधर ज़्यादा है उधर नंबर ऑफ टर्न अब बढ़ जाएगा और इधर का नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हमें हमेशा एक याद रखना है, आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ गया तो स्टेप अप है, और आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न घट गया तो क्या बन जाएगा? स्टेप डाउन। और क्या इसी का वाइस वर्सा प्राइमरी हो जाएगा? वाइस वर्सा प्राइमरी मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के इधर कम होंगे और इधर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? बस यही खेल होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन में। अब सुनो थोड़ा ध्यान से। सर स्टेप अप तो समझ में आ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा हम देखे हैं, स्टेप डाउन कहाँ यूज होता है? तो एक बात सुनो, मैंने आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन में एक बात बताई थी कि घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं बड़े बड़े वाले, वो हमेशा स्टेप डाउन ही होते हैं। स्टेप डाउन क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हें पता है हाइडिल से कितना उसमें करंट आता है, वोल्टेज कितना आता है? 11,000 33,000 यही आता है। और आप लेते कितना हो घर में? 220। तो आया कितना? 11,000।
लिए कितना 220, तो क्या डाउन करके ही तो दिया है, तो इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर कैसा रहा होगा, स्टेप डाउन। और घर में फिर अब घर तक आते आते 220 तुमने लिया, बट 220 मिला नहीं क्योंकि उसी ट्रांसफार्मर से बहुत लोग का कनेक्शन है, तो 220 मिला नहीं, 110 मिला, 180 मिला, आपको चाहिए 220। तो क्या फिर घर के अंदर एक छोटा सा और ट्रांसफार्मर लगाओगे और वो स्टेबलाइजर होगा, वो बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता, एक 5 kVA का स्टेबलाइजर लगा दिए, 2.5 kVA का स्टेबलाइजर लगा दिए, वो क्या स्टेबलाइजर थोड़ा सा और इंक्रीज कर देगा, जो इंक्रीज करेगा तो 180 आ रहा था तो बढ़ा देगा 20-25 और वोल्टेज को, क्या 220 के करीब पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टेप अप। तो स्टेप अप घर के अंदर यूज कर रहे हो और स्टेप डाउन जो है वो घर के बाहर वाला ट्रांसफार्मर है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर हो गए। अब सुनो एक बात, अभी बस ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं, ये चीज जो अब लिखने जा रहे हैं उसको हम समझेंगे एक रेशियो से। एक बात बताओ, लॉन्ग ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था जब भी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो क्या करंट कम किया जाता है, याद होगा। 33,000 वोल्टेज जब आ रहा है तो उसमें वोल्टेज को इसीलिए तो बढ़ाया गया था कि करंट की वैल्यू क्या हो जाए, कम। करंट ज़्यादा रहेगा तो क्या वायर गर्म होने लगता था। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में हम यही सीखे थे। तो सर वोल्टेज जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे करंट हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, और जहाँ पे वोल्टेज कम होगा वहाँ करंट क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, बात सुनना, बात सुनो, वोल्टेज किस तरफ बढ़ा है, सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज बढ़ा है, सेकेंडरी की तरफ, तो क्या करंट कम हो जाएगा सेकेंडरी की तरफ। ये बात समझना, ये करंट भी दोनों चलेगा, सप्लाई में भी एक करंट चलेगा, इस करंट का नाम क्या, प्राइमरी करंट होगा, और इधर जो करंट निकलेगा वो करंट कौन सा होगा, सेकेंडरी। तो जिधर वोल्टेज बढ़ा है, इधर अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या ये करंट कम हो जाएगा। तो ये कौन सा करंट कम हो रहा है, सेकेंडरी वाला। यहाँ देखो वोल्टेज कम हो रहा है, किसका सर वोल्टेज कम हो रहा है, सेकेंडरी में, क्योंकि इधर का ही नंबर ऑफ टर्न कम है। तो सर सेकेंडरी का अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो सेकेंडरी की तरफ करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये हमारा अब यहीं से ख़त्म है भाई, रेशियो रिलेशन सब बना लिए। बहुत लोग इसको भी न लिख के ना ऐसे लिखते हैं ES, समझ जाएंगे ये वोल्टेज ही है, किस साइड का था, सेकेंडरी का, और ये भी वोल्टेज है किसका, सेकेंडरी का ही। ठीक है। अगर इसको प्राइमरी के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी का वोल्टेज क्या कम रहा होगा, और इसमें देखो सेकेंडरी कम है तो प्राइमरी का वोल्टेज क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। किसी के भी रेशियो में तुम लिख सकते हो। क्लियर है। बस अब ये एक्चुअल चीज़ें जो आई हैं इनको बताने के लिए नंबर ऑफ टर्न से तो मैंने समझा दिया, मगर ये आपस में देख रहे हो कहीं ना कहीं इन्वर्सली भी चल रही हैं। सर एक बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, देख रहे हो। फिर इस वाले केस में देखो ये घटा, तो क्या ये बढ़ने लगे हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये एक्चुअल में रेशियो के टर्म में अगर इनको लिखेंगे तो एक रेशियो बनेगा, और उन रेशियो को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और सारा न्यूमेरिकल बस इन्हीं के रेशियो पे आएगा। बस एक सिंपल सा रेशियो बन जाएगा, EP/ES इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू IS/IP, ऐसे करके। अब ये रेशियो क्या होगा, कहाँ से आएगा, वो बात अभी करेंगे। तो अभी हेडिंग डाले वो ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ सुन लो, क्योंकि मैं एक ही बार सब लिखवा दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में ज़रूरी देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट तुम बना रहे हो तो उसके अंदर एडवांटेज ही नहीं है, कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर जो तुमने यूज़ किया है उसके अंदर बहुत तरह के लॉस होते हैं।
लॉस का मतलब है कि जितना, देखो इनपुट आउटपुट की जब भी बात आती है तो तुम्हारे अंदर बात दिमाग में चलेगा कि क्या मैंने इतना इनपुट दिया तो मुझे उतना आउटपुट मिला कि नहीं मिला, यही तो चलेगा। इफिशियंसी की बात आती है, तो क्या ये ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंट होता है? कोई भी मशीन नहीं हो सकती 100% इफिशियंट। आपने इधर से अगर 10 रुपये लगाए हैं तो इधर से 10 रुपये अगर निकल रहा है तभी इफिशियंट है 100% का। बट एक्चुअल में क्या हुआ, ये मशीन है भाई, बना है तो कहीं ना कहीं कुछ तो लॉस करेगा, कुछ तो लॉस करेगा। तो आपने इधर से जितनी एनर्जी दी है क्या उतनी एनर्जी आपको मिली है? नहीं। तो लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और कितने लॉस होते हैं? तो बहुत तरह के लॉस होते हैं। जैसे एक लॉस सिंपल से बता रहा हूँ, आप ट्रांसफार्मर के बगल में कान लगा के ध्यान से सुनो तो एक आवाज़ आता है, धीरे धीरे एक उसको हमिंग वर्ड आवाज़ बोलते हैं, उस साउंड का नाम है हमिंग वर्ड साउंड। हमिंग का नाम सुना होगा आपने, चिड़िया होती है ना एक, ये जो चिड़िया होती है ये एक तरह का आवाज़ निकालती है, उसी तरह का आवाज़ ट्रांसफार्मर भी धीरे धीरे निकालता रहता है। तो क्या साउंड एक एनर्जी है? तो जाहिर सी बात है, हमने दिया है एनर्जी 100, उसी एनर्जी में से क्या 1% उसने खर्च कर दिया आवाज़ निकालने में, तो हमें कितना मिला? 99 मिला। ट्रांसफार्मर ज़्यादा देर तक चला तो क्या गर्म भी हुआ? हाँ सर गर्म हुआ। तो क्या हीट भी एक एनर्जी है? तो 1% और निकल गया। समझ रहे हो? ऐसे करके बहुत सारे लॉस हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं और बोर्ड में क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द हमिंग लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के 4 लॉसेस को समझाइए, वर्किंग समझाइए, कंस्ट्रक्शन समझाइए, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लॉस जो ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉस हैं उन पे अलग से बात किया जाएगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसफार्मर। लिखिएगा, एक एक पॉइंट करके लिखिएगा। A transformer is an electrical instrument. A transformer is an electrical instrument for converting alternating current at a low voltage, alternating current at a low voltage into that high voltage, alternating current into low voltage into that at high voltage, or वाइस वर्सा, या इसी का उल्टा, हाई को लो भी कर सकता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, फुल स्टॉप देना और नेक्स्ट लाइन में लिखना इफ इट इज इंक्रीज output voltage that is called step up, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में if decrease output voltage इन आउटपुट वोल्टेज किधर क्या लिखे हो, डिक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन, इज कॉल्ड स्टेप डाउन।
ठीक है। प्रिंसिपल लिखना, प्रिंसिपल नीचे हेडिंग डालना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में लिखना इट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। समझा रहे हैं अभी ये कैसे वर्क करेगा। इट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, फुल स्टॉप देना और नीचे लिखना इसी में अभी प्रिंसिपल में, दैट इज व्हेन चेंजिंग करंट इज पास्ड when changing current is passed through one of the coil, then induced EMF set up in a other coil. ठीक है। कंस्ट्रक्शन अगला हेडिंग है, पॉइंट वाइज इसको भी लिखिएगा। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल। एक में करंट, देखो अब तुम सोच रहे होगे ना, बस ऐसे सोचो, एक में सर करंट आ रहा है तो इसमें करंट कैसे आ रहा है, ये तो इससे कनेक्टेड है नहीं, ये तो बस ऐसे टर्न किया गया है। तो देखो ध्यान से, आपको पता है कि इसमें कौन सा करंट, ट्रांसफार्मर हमेशा किस में लगाया जाता है, किस सोर्स से? एसी, कभी डीसी से नहीं लगाया जाता है, एसी सोर्स से ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो एसी सोर्स में कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग, मतलब क्या, चेंज होता रहता है। तो सर एक ऐसा करंट इसमें चलेगा जो चेंज होगा। जब चेंज होगा इस कॉइल के अंदर करंट, तो क्या एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा इस वाले कॉइल में। साथ में रखा है इसी के बगल में, तो बगल में रखे हुए कॉइल के अंदर कौन सा करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा? इंड्यूस होगा एक नया ईएमएफ, किसकी वजह से? म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल आपस में रखी, पढ़ा है ना आपने म्यूचुअल और सेल्फ, तो सेल्फ तो खुद के अंदर होगा और इसके बगल में रखे हुए कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और इसके अंदर जाएगी, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होगा क्या उतना इसमें भी चेंज होगा। तो सर जितना इसमें चेंज होगा क्या ईएमएफ आ जाएगा और इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी होगा और इसके अंदर जो ईएमएफ था वो कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। क्लियर है इतनी बात? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो भी है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है, इसी फिनोमिना पे वर्क करता है। और इसमें क्या होता है, एक कॉइल में जब आप ईएमएफ प्रोड्यूस देते हो तो दूसरे में अपने आप हो जाता है इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल of insulated copper wire. A transformer consists of two coil of insulated copper wire. फुल स्टॉप देखना, फिर नीचे लिखना, the number of turns is different, the number of turn is different and bound WOUND लपेटा गया है, and wound on the same soft iron core, same soft iron core. ठीक है, फुल स्टॉप और नेक्स्ट में लिखना, the coil P is called the primary, ब्रैकेट में लिख लेना इनपुट,
प्राइमरी के साइड ही हमेशा इनपुट होगा। एंड क्वाइल एस, अभी नाम लिख दे रहे हैं, एक P है और उधर वाला S है। द क्वाइल S इज कॉल्ड सेकेंडरी, ब्रैकेट में लिख देना आउटपुट। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, नीचे लिखिएगा नेक्स्ट में वर्किंग। एक चीज़ में कुछ, चलो ठीक है, पहले वर्किंग लिख लो, उसके बाद उसमें लिखेंगे टाइप्स में। वर्किंग में लिखो, वर्किंग ही मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट रेशियो बताने से पहले वर्किंग में 2-4 लाइन लिखवा रहा हूँ, तब जाके रेशियो लिखिएगा। लिखिए वर्किंग में पहला पॉइंट, एज द अल्टरनेटिंग करेंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी, एज द अल्टरनेटिंग करेंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी, it generate a magnetic flux, it generate a magnetic flux which also passes in the secondary coil। फर्स्ट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, This changing flux setup, induce EMF in a secondary, फुल स्टॉप देना और नेक्स्ट लाइन में लिखना। तीसरा पॉइंट, इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है, इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन फ्लक्स लिंक विद अ प्राइमरी कॉइल will be equal to link with a secondary coil। ठीक है भाई, अब ये हो गया वर्किंग। अब वर्किंग में तो ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसके नीचे लिखिएगा, पॉइंट ख़त्म हो गया है, आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने से पहले वर्किंग में ही लिखिए। चलिए लिखिए नीचे, एक चौथा पॉइंट बना लीजिए, फोर्थ पॉइंट में लिखिए। थोड़ा सा थ्योरी लिखिए तब डेरिवेशन में आ। चौथा पॉइंट लिखिए, कंसीडर द सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन हम मानते हैं, consider a situation when no load is connected to the secondary, consider a situation when no load is connected to the secondary। ठीक है, नो लोड कनेक्टेड इन अ सेकेंडरी। अब इसमें क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इंड्यूस ईएमएफ, इसी पॉइंट के नीचे लिखना है, पॉइंट डाल लो या जो भी। इंड्यूस ईएमएफ इन अ प्राइमरी कॉइल, पहले प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो नाम दे दिया E1 या EP, लिख सकता हूँ क्या? प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ है तो EP, और सर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा,
किसकी वजह से हो रहा है? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो क्या माइनस डी फाई बाई डी टी होगा क्या? अरे फैराडे का लॉ लगा दो, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। बट एक टर्न नहीं है, कितने टर्न है? एन, और इस एन टर्म को क्या प्राइमरी का टर्न बोलेंगे? क्या ये पहला इक्वेशन बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी क्वाइल, तो वो कहलाएगा ES। और सर ES भी सिमिलरली कितना हो जाएगा? माइनस NS। और फ्लक्स तो क्या मैंने बोला था ना, कोई लीकेज नहीं है, तो जितना फ्लक्स इससे होगा क्या उतना ही फ्लक्स इससे पास करेगा। तो इसमें भी फाई है, तो इसमें भी क्या रहेगा? फाई। तो क्या दो इक्वेशन बन गया? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, एक चीज़ शायद गलत हुआ है, चलो ठीक है, इसमें नहीं गलत हुआ है। EP अपॉन ES ऊपर जो लिखे हुए एक लाइन उसमें गलत हो गया, और मेरे समझाने वाले में भी टर्म। EP अपॉन ES क्या इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा? माइनस NP डी फाई बाई डी टी अपॉन माइनस NS डी फाई बाई डी टी। क्या ये कट जाएगा? क्या माइनस से माइनस कट जाएगा? देन EP अपॉन ES इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NP अपॉन NS। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? जिधर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए क्या उधर नंबर ऑफ टर्न घटाना पड़ेगा? अरे यही तो दिख रहा है। अगर तुम्हें प्राइमरी में, ध्यान से देखो, प्राइमरी की तरफ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बना है ना, यही चीज़ गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, ये रेशियो सही है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अभी पहले इतना लिखो, ये रेशियो सही है। EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP बाई NS। करंट के टर्म में उल्टा होगा। करंट अभी मैंने बताया ना, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे भाई इसमें कहाँ हो रहा है? तुम ध्यान से देखो, सेकेंडरी का तुम्हें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो क्या सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखना पड़ रहा है? सेकेंडरी का यहाँ पे देखिए, प्राइमरी का अगर तुम्हें प्राइमरी का देखना है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा रखोगे तभी तो प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, करंट में इन्वर्सली जाएगा ना, क्योंकि देखो इसमें सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है, तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न भी क्या रखना पड़ेगा? ज़्यादा, मगर करंट क्या होगा? कम। तो करंट का जो रेशियो आएगा तो क्या जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा? ऊपर क्या चला जाएगा? S, और नीचे क्या आ जाएगा? P। बस यही समझना है, गलत नहीं हुआ है, ठीक है, सही है, बाकी सब सही है, नोट कर लो इतना। ठीक है, हो गया, इतना लिख लिया। अब इसको इक्वेशन 3 बना के और इसके नीचे लिखना द रेशियो ऑफ गिवन इन इक्वेशन 3, द रेशियो ऑफ अ गिवन इन इक्वेशन 3 is called the transformation ratio. ठीक है, इसको फिर अब उसके नीचे लिखना केस 1, ऐसे कंडीशन बना लो, केस 1 और केस 2, दो केस देख रहे हैं हम, एक में नंबर ऑफ टर्न एक तरफ ज़्यादा है, एक में एक तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो केस 1 लिखना, केस 1 में लिखना इफ N2 नहीं NS, आप NS लिखे हो ना, तो लिखो इफ NS ग्रेटर देन NP, पहला केस है, इफ NS ग्रेटर देन NP देन ES ग्रेटर देन EP, ES ग्रेटर देन EP, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझे हो भाई? क्या लिखा है आपने? कौन ज्यादा है? NS ग्रेटर देन NP, तो ES ग्रेटर देन EP, तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर क्या होगा? स्टेप अप। क्लियर है भाई? क्लियर है? जस्ट केस सेकेंड में लिख दो, यही इसी का वाइस वर्सा लिख सकते हो ना खुद से। कौन ज़्यादा होगा? NP ग्रेटर देन NS, EP ग्रेटर देन ES, दिस इज स्टेप डाउन, दिस इज स्टेप डाउन। ठीक है, अब उसके नीचे लिखना है जहाँ पे केस फर्स्ट सेकंड खत्म हुआ है, ये मतलब अभी थर्ड इक्वेशन का हम और यूज करेंगे, इसीलिए पूरा एक ही में, ये सब वर्किंग में ही चल रहा है। आपको वर्किंग में आए तो देखो, अब कहीं बीच में भूल जा रहा है कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्किंग में लाइन टू लाइन जो भी चीज़ लिखी है, मैं ज़रूरी नहीं कि वही लिखना है आपको, वैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। एक लास्ट बस इसी में आई को इंट्रोड्यूस करना है, तो आई को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो लिखो लेट द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, टू बी आइडियल, so there are no energy loss, so there is no energy loss, भाई कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब इनपुट का जितना पावर होगा क्या वही आउटपुट के पावर के इक्वल होगा? भाई एनर्जी जब लॉस ही नहीं, ये देखो ये मैंने बोला था ना, हम कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो आइडियल केस मानते हैं, ऐसा जबकि होता नहीं है। अभी वो इफिशियंसी निकाला जाएगा, मगर कोई भी फॉर्मूला, कोई भी अभी तक तुमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सब में तुमने आइडियल केस माने हैं। जैसे तुम मान लो, मैं तुमको एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो बर्नौलीज थ्योरम तुमने पढ़ा है, तो तुम क्या फ्लूइड को आइडियल मानते थे? जबकि क्या फ्लूइड आइडियल होता था? नहीं, फ्लूइड के अंदर आइडियल कोई प्रॉपर्टी ऐसे हमने देखा ही नहीं है, बट हम मान के बर्नौली का थ्योरम करते थे कि वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो करे, उसमें रोटेशनल टर्न ना होने चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मानी गई थी, वही आइडियल फ्लूइड कहलाता था। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर को क्या मान रहे हैं कि आइडियल है, जितना इनपुट दिए उतना क्या मिलना चाहिए? आउटपुट। अब बताओ पावर क्या होता है? क्या V इंटू आई लिख सकते हैं? सर ये इनपुट वाला है तो क्या इसको P और P लिख सकते हैं? और सर ये भी मत लिखिए, E लिखिए, क्योंकि अभी तक E ही लिखते हुए हम आए हैं, समझ रहे हो? और इसको क्या लिखेंगे? ES IS, क्या लिखा जाएगा ऐसे? सेकेंडरी का हो गया। अब बताइए EP अपॉन ES इज इक्वल टू क्या आएगा? IS अपॉन IP, क्या इक्वेशन नंबर 4 बन गया? थोड़ा ध्यान से देखो, EP अपॉन ES NP अपॉन NS के भी इक्वल है, और EP अपॉन ES IS अपॉन IP के भी इक्वल है, तो क्या ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? तो लास्ट हम रेशियो बोल रहे हैं, तो सर EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। क्या ये बात समझ में आ गई कि जिधर वोल्टेज ज़्यादा क्या करंट कम हो जाएगा? क्योंकि प्राइमरी कॉइल देखो ऊपर है, तो क्या प्राइमरी का करंट नीचे है, रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर है इतनी बात? बस नोट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको भी कहते हैं, आगे लिख लेना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी लास्ट वाले फॉर्मूले का ज़्यादा यूज होगा, एक दिया होगा, दूसरा दिया होगा, तीसरा आपको निकालना होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलो भैया, वर्किंग भी खत्म हो गया।
हो गया। चलिए इसके नीचे लिखिए, द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, द इफिशियंसी ऑफ, ये पॉइंट ही है, एक तरह से पॉइंट बना के लिख लो, पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में। द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिफाइन एज द, क्या लिखोगे? किसी भी चीज की इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं ना, आउटपुट पावर अपॉन, बस खत्म, इनटू में 100 लिख लो। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%। किसी का भी इफिशियंसी निकालना है, रख दो। आउटपुट पावर को क्या बोलोगे बताओ पहले? ES इंटू, और इनपुट पावर को रख लोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईटा इज इक्वल टू ES IS अपॉन EP IP इंटू में 100 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि सर ये ES EP तो ठीक है, IP IS को हटा दीजिए, तो IP IS को क्या मैं NP और NS के टर्म में लिख सकता हूँ क्या? क्या रेसिप्रोकल है दोनों? तो जहाँ पे IS है वहाँ पे क्या NP आ जाएगा? मतलब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बताना? ES अपॉन EP तो सर ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? NP, और इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? NS इंटू में 100। ये भी बन सकता है। मैंने आपको ये रटने के लिए नहीं बोला है कि आप इसी को रट के बैठिए, आपको बस यही रेशियो याद रखना है। सब कहानी यहीं से बन रही है, मेन मुद्दा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, लॉस भी लिख लिया जाए, खत्म हो जाए, बस न्यूमेरिकल रह जाएगा। ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉस, लिखेगा एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। पहला लिखिएगा, देखो लिखना है और उसके अंदर 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, वही चीज़ लिखना है, केवल हेडिंग नहीं लिखना है। जैसे मान लो एनर्जी कौन कौन सी लॉस होगी? कॉपर का लॉस हो गया, अभी मैंने बताया था एनर्जी लॉस में बहुत साउंड का लॉस दिखाई दे रहा है, हीट लॉस दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं, इसके अलावा एडी करंट का लॉस दिखाई देता है। ऐसे डिफरेंट लॉसेस हैं, तो इनके अंदर कैसे ये लॉस हो रहे हैं 2-2 लाइन इनमें लिखना भी पड़ेगा। तो फटाक लिखो, टाइम नहीं है, जल्दी से ख़त्म करो, समझते भी चलेंगे। पहला कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस में और कुछ नहीं, कॉपर गर्म हो जाता है, ठीक है। कॉपर जैसे मान लो एनर्जी तुमने यहाँ से दिया करंट, तो ये कॉपर का बना है, सॉफ्ट आयरन कोर है ना, सॉफ्ट आयरन कोर में कॉपर यूज कर सकते हो। कोई एलॉय होता है, आयरन का एलॉय है, तो सर ये एलॉय है, तो एक समय के बाद से जब इसमें आप इतना वोल्टेज और करंट सप्लाई दे रहे हो, तो क्या एक समय बाद ये गर्म होने लगेगा, गर्म होगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, तो कॉपर लॉस वही कहलाता है। तो लिख लो इसमें एक लाइन, क्या? सम एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर। वायर भी कॉपर का ही यूज किए हो, वो भी गर्म होगा। सम एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। अब इसको कम कैसे करेंगे? जो वायर यूज किए हो, पतला वायर यूज करो। अरे मोटा वायर यूज किया था ना आपने, बाइंडिंग के लिए भी जो वायर यूज किया है मोटा यूज कर लिया है, तो उसको क्या कर लीजिए? पतला कर लीजिए। लिखिएगा इसमें, इसी में लिखिएगा, दिस पावर कैन बी मिनिमाइज by using a accurate copper wire, by using a accurate copper wire of low resistance। एक्यूरेट का मतलब अपने हिसाब से देख लो कि उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए भाई। एक्यूरेट कॉपर वायर ऑफ अ लो रेजिस्टेंस। अब मैंने उसमें नहीं लिखवाया कि उसका एरिया कम होना चाहिए। लेंथ तो कम नहीं रख सकते, क्या लेंथ को कम रख सकते हो? नहीं, क्योंकि उसी से तो बाइंडिंग करनी है। तो क्या कम रख सकते हो? उसका थिकनेस। भाई ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
थिकनेस कम नहीं, क्या रखना पड़ेगा, तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ब्रैकेट में लिख लो थिन वायर नहीं, कैसा वायर यूज करेंगे, थिक वायर यूज करेंगे। ब्रैकेट में लिख लो थिक वायर, ऐसे याद रहेगा, थिक वायर। जो बाइंडिंग के लिए वायर यूज होती है, बहुत पतला कर देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई लेंथ थोड़े कम कर सकते हो, लेंथ से ही तो लपेटना है उसको, ठीक है। दूसरा लिखिएगा लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट आपने पढ़ा था, वही वाला लॉस है, मैंने बोला भी था ट्रांसफार्मर में इसका लॉस होता है, लिखिएगा। द एडी करंट प्रोड्यूस इन अ iron core, the eddy current produced in a iron core which lead to some energy loss, which lead to some energy loss in a form of heat, in a form of heat, full stop. This can be minimized, इसको कैसे कम करेंगे, this can be minimized by using a laminated iron core, using a laminated iron core। समझे हुई बात ना। याद होगा एडी करंट में मैंने बोला था प्लेट नहीं लिया जाता है, अगर मैंने प्लेट ले लिया तो क्या करंट इसी में भंवर बना लेगा ऐसे ऐसे, और अगर मैं लेमिनेट कर देता हूँ, लेमिनेट का मतलब एक देखो यहाँ से कटिंग कर दिया और एक प्लेट के बाद से दूसरा प्लेट इस पे लाके चिपका दिया, ऐसे बहुत सारे इसमें प्लेट चिपकाए गए हैं, तो ये जब प्लेट चिपक जाएगा तो करंट दौड़ेगा, तो क्या एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाने को उसको रास्ता मिल पाएगा, नहीं, क्योंकि बीच में लेमिनेशन है, प्लास्टिक का कोटिंग कर दिया गया है, तो क्या करंट जा पाएगा उस पर, नहीं, तो क्या करंट रुक गया। बट फिर भी क्या हल्का सा ट्रांसफार्मर गर्म तो होता है, हम बस रिड्यूस कर सकते हैं, क्या एकदम ख़त्म कर देंगे, नहीं, थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो इसीलिए लिखा है कि मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको एकदम हटाया नहीं जा सकता। इसी लॉस को क्या बोलते हैं हम, एडी करंट लॉस। तीसरा लिखिएगा फ्लक्स लीकेज, बात नहीं, लिखो फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज में लिखना, अच्छा फ्लक्स का लीकेज हो सकता है, खुद यही साफ दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें बना अगर, तो जरूरी है क्या सब इसी में चला जाएगा, नहीं, क्या बाहर भी एक दो निकल जाएगा, तो क्या वो जो तुमने लिखा है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ना ये आएगा, क्या ये आएगा कि प्राइमरी कॉइल में जितना फ्लक्स जा रहा है क्या उतना सेकेंडरी में जा रहा है, ये भी नहीं आएगा। बट हम मान तो रहे हैं ना, तो क्या इसको कम करना पड़ेगा, हाँ सर कम करना पड़ेगा, बट अब बताओ कैसे कम करेंगे, तो सर हम ट्रांसफार्मर ऐसे तो बनाए हैं, बट एक्चुअल में हम ट्रांसफार्मर पता है कैसे बना देंगे, ये बात कर लो पहले, बोल रहे हैं वो मत सुनना, जो लिख रहे हो वही उसी से पढ़ लोगे और वही हो जाएगा, फालतू में बकवास करते हो, मुंह से जो बोल रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जो आप लिख रहे हो उससे। यहाँ पे हमने एक कोर बीच में एक रॉड लगा दिया, अब पता है इसी पे हम प्राइमरी का भी टर्न कर देंगे और इसी पे हम किसका टर्न कर देंगे, इधर निकाल देंगे प्राइमरी और इधर निकाल देंगे क्या। अब बताओ क्या फ्लक्स का लीकेज होगा, जितना एक से पास करेगा क्या दूसरे से भी पास करेगा, तो ट्रांसफार्मर का टाइप ही चेंज कर देंगे, बनाने का जो भी है मेथड ही चेंज कर देंगे। क्लियर है इतनी बात, बनता एक्चुअल में दिखाने के लिए ऐसे ही है, क्योंकि आपको समझ में आए प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें एक ही में प्राइमरी और एक ही में क्या कर दिया सेकेंडरी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहलाएगा वो, ठीक है। तो अभी बात करेंगे उस पर, पहले वो लिख लो, ख़त्म करो, जल्दी करो, बस यही लास्ट है, एक और हमिंग बर्ड है वो लिखवा देंगे, खत्म होगा। क्या लिखोगे इसमें, द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी, द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी may not fully passes through the secondary, may not fully passes through the secondary, कुछ एयर में चले जाते हैं। नीचे लिखना दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज
वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी ओवर ऑन सेकेंडरी, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज। बाइंडिंग ऑफ प्राइमरी ओवर ऑन सेकेंडरी, प्राइमरी का सेकेंडरी के ऊपर ही बाइंडिंग कर दिया, बाइंडिंग ऑफ प्राइमरी ओवर ऑन सेकेंडरी। और लास्ट लिखिएगा हमिंग वर्ड लॉस, हमिंग, बस हमिंग लॉस लिखना, बर्ड नहीं, हमिंग बर्ड नहीं है, हमिंग बर्ड से ही बना है ये लॉस, नाम है बस हमिंग लॉस, लिखिएगा इसमें। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स एट अ कोर ड्यूरिंग, कॉमा देके, ड्यूरिंग इच साइकिल ऑफ AC वोल्टेज, ड्यूरिंग इच साइकिल ऑफ AC वोल्टेज during a cycle of AC voltage, it produce मैग्नेटोस्ट्रैक्शन, एक नया नाम है मैग्नेटोस्ट्रैक्शन, एक ही में है, कोर पे बना होता है, तो इसमें जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना तो मैग्नेटोस्ट्रैक्शन में चला जाता है। मैग्नेटोस्ट्रैक्शन का मतलब उसकी लेंथनेस, शॉर्टनेस जो भी है कोर का, इसमें भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक कोर दूसरे कोर से चिपका होता है। अब सोचो क्या होगा, जैसे एक कोर दूसरे कोर से ऐसे चिपका के हमने रखा है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह बन रहा है, मतलब एक लेंथ में पूरा ऐसे चिपकाया गया है, तो क्या होगा, मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और एक कॉन्टिन्यूअस अपनी पोजीशन पे लगेंगे वाइब्रेट करने। जब ये वाइब्रेशन इसमें होने लगेगा तो एक कोर दूसरे कोर से जब लड़ेगा, अब एक बीच में तो हमने लेमिनेशन कर रखा है, फिर भी ये हल्का हल्का आपस में लड़ेंगे, और जब ये लड़ेंगे तो एक आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, और वही आवाज़ हमिंग के साउंड से जाना जाएगा। तो लिखना इसमें फिर आगे फुल स्टॉप देके, मैग्नेटोस्ट्रैक्शन, दिस गिव राइज टू हमिंग साउंड, so sum of electrical energy loss in a form of sound, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस इन अ फॉर्म ऑफ साउंड। इसको कम किया जा सकता है, बहुत कम तो नहीं होगा मगर कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? हमिंग साउंड को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑयल डाला जाता है। देखा होगा ना आप, ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, गिरता रहता है कहीं कहीं पे, अगर लीकेज हो गया तो उसी के लिए डाला जाता है। तो आप चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं, इट कैन बी मिनिमाइज ड्यू टू विद अ ऑयलिंग, इट कैन बी मिनिमाइज विद ऑयलिंग। ठीक है, ख़त्म हो गया है भाई कहानी। क्वेश्चन करेंगे, बस एक जनरेटर का हमें कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग पढ़ ही लिए हो। अब कल का कल देखा जाएगा।